दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शर्मनाक और इंसानियत को तार-तार कर देने वाली घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसमें एक शादीशुदा औरत अपने अवैध संबंध को छुपाने और पैसों के लालच में ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचती है कि जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद इम्मू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की और इसी बागपत में एक गांव आता है सीसना। दरअसल हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 की। सुबह करीब 8 बजे के लगभग जब लोग अपने घरों से खेतों की तरफ जा रहे थे, गांव से थोड़ी दूर पर पास ही शमशान घाट था। शमशान घाट के पास ही एक कूड़ादान बना हुआ था, जिसके चारों ओर बाउंड्री बनी हुई थी। गांव के ज़्यादातर लोग अपना कूड़ा उसी में डाला करते थे। इसी बीच जब लोग कूड़ेदान के पास से आ जा रहे थे, तो रास्ते में चलते लोगों को कुछ बदबू आ रही थी और उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, यानी ग्रामीणों को कुछ शक हुआ। तो ग्रामीणों ने उस कूड़ादान में जब झांक कर देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सूटकेस रखा हुआ था, जिसके अंदर आग लग रही थी। और जैसे ही ग्रामीणों ने करीब से झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उस सूटकेस में एक महिला की लाश है जो जल रही है। इसी बीच उनमें से एक व्यक्ति अंदर आता है और अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है, कुछ फ़ोटो खींचता है। इसके बाद यह बात पूरे गांव और आसपास के गांव में भी पहुंच जाती है और वहां लोगों की भीड़ जमना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई भी वहां उस लाश की पहचान नहीं कर पा रहा था और फिर इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। सिसना गांव के एक कूड़ेदान के अंदर एक लाश जल रही है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि वह लाश किसकी है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। इसके बाद पुलिस द्वारा जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का, उस वीडियो और फोटोग्राफ्स को भी वायरल किया जाता है ताकि उस लाश का पता लगाया जा सके। लेकिन एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और उसके बाद भी यह पता नहीं चल पाता कि आखिरकार यह कौन है, किसकी लाश है। अब आसपास के जितने भी गांव और पूरे बागपत में हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की कौन थी, किसने आखिर उसकी हत्या की है और किसने आकर इसको यहाँ जलाया है। कुछ इस तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब न केवल पुलिस बल्कि ग्रामीण भी जानना चाहते थे। पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता है और ना ही किसी ने आकर यह दावेदारी की कि यह उनकी बेटी है या बहू है। उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और अब 4 टीमें तैयार की गई और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। और फिर पुलिस की यह सभी टीमें आकर यहाँ जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलती है कि रास्ते पर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से शायद कुछ सुराग या सबूत मिल सके। जब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उसमें हरियाणा की एक नंबर प्लेट की गाड़ी उस रास्ते से गुजरती नज़र आती है। अब पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को ट्रेस करके निकालने के बाद आसपास के गांव के लोगों से पूछा कि यह गाड़ी किसकी है। अगर कोई इसके बारे में जानता है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर अपनी दावेदारी नहीं की। उस गाड़ी पर जो हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था, पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। वहां जाने के बाद गाड़ी के मालिक से बातचीत करती है और गाड़ी के मालिक से जब बातचीत की जा रही थी तब गाड़ी का मालिक कहता है कि उसकी गाड़ी 1 नवंबर 2023 को उसके एक दोस्त ने मांग कर ले गया था। अब पुलिस उस दोस्त की तलाश करना शुरू करती है। उस दोस्त का नाम पवन कुमार होता है। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश की,
उसका जो एड्रेस और उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालना शुरू किया, उसकी सीडीआर वगैरह निकालने की कोशिश की तो वह कई लोगों के संपर्क में होता है। ना केवल संपर्क में होता है बल्कि उसकी लोकेशन भी यही की पाई जाती है, इसी घटना के एरिया पाई जाती है। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया, उसकी लोकेशन एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी तो गोली उसकी टांग में लग जाती है और जैसे ही गोली टांग में लगती है पवन गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर उसका उपचार होता है और साथ ही पवन से पूछताछ की जाती है और फिर इस मर्डर मिस्ट्री का पूरा घिनौना और शर्मनाक राज सामने आता है। पवन पूछताछ में बताता है कि यह मर्डर उसने सीका नाम की प्रेमिका और उसके पति विवेक चौहान के साथ मिलकर किया है। इसके बाद पुलिस तुरंत दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है। इसके बाद एक पूरा माइंड गेम, एक कांड या फिर यह कहे कि एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली जो लड़की थी जिसकी बॉडी जलाई थी उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि एक नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। मनीषा की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 45 के एक गांव सदरपुर से। सदरपुर की रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम चरण सिंह था, जो कि पूर्व प्रधान हुआ करते थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम हर्षवर्धन चौहान था और हर्षवर्धन चौहान को एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम विवेक चौहान था और बेटी का नाम मनीषा चौहान उर्फ मिनी था। यह बहुत करोड़पति लोग थे, लेकिन हर्षवर्धन चौहान को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और साल 2011 में उनकी उस गंभीर बीमारी से मौत हो जाती है। अब उनके परिवार में उनके बेटा और बेटी ही बचे थे। बेटी उस वक्त 10 साल की थी और इसी बीच में मरने से पहले ही हर्षवर्धन ने एक वसीयत बनाई थी और वसीयत में साफ साफ लिख दिया था कि मैं बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी ज़मीन जायदाद है, जो कुछ भी है, बेटा और बेटी में बराबर बांट दिया जाए। और जैसे ही यह बात सामने आती है तो सबसे पहले होश खराब होते हैं बेटे विवेक चौहान के, क्योंकि आधी ज़मीन यानी कि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम पहुंच जाएंगी, इसलिए वह अपनी बहन के लिए मन में नफरत की भावना रखता है। लेकिन उसकी बहन अभी 10 साल की थी। बहन ने मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई। कुछ समय बीतने के बाद उसके भाई विवेक चौहान की शादी सोनीपत की रहने वाली सीखा नाम की लड़की से हो जाती है। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि सीका का शादी से पहले ही एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर था और सीका पवन को अपना रिश्तेदार बताती है, जिससे पवन का आना जाना उस घर में लगा रहता है। शादी के बाद सीका को भी पता चलता है कि उसके पति की प्रॉपर्टी की आधी हकदार मनीषा है। उसे भी यह बात हमेशा परेशान करती रहती थी, लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का यानी कि सीखा का शादी से पहले ही पवन कुमार के साथ अवैध संबंध है। और फिर एक दिन जब मनीषा नोएडा से अपने घर आती है और अपनी भाभी के पास जाती है तो वह अपनी भाभी को एक लड़के यानी पवन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। साथ ही उसका वीडियो बनाती है और उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेती है और अपनी भाभी को घिनौनी हरकत के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस बात का कभी किसी से जिक्र नहीं करती और किसी से कुछ कहती नहीं है। वह अपने काम से काम रखती थी और वापस अपनी जॉब पर चली जाती है। वक्त गुजरता जा रहा था। अब सीका को लगने लगा कि ऐसा न हो कि उसकी पोल पट्टी खुल जाए और अगर उसके अवैध रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो उसका जो पति है वह उसे छोड़ देगा और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। इसी बीच में सीखा ने अपने पति विवेक को मनीषा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया
और वैसे भी विवेक के दिल में अपनी बहन मनीषा के लिए नफरत पहले से ही थी। इसके बाद शिखा ने विवेक से कहा कि क्यों ना मनीषा को रास्ते से ही हटा दिया जाए, जिससे कि सारी संपत्ति जिसकी कीमत 5 या 6 करोड़ के आसपास बताई जाती है, तो यह सब की सब संपत्ति उनकी खुद की हो जाएंगी। और जैसे संपत्ति खुद की होंगी, लाइफ एकदम मस्त कटेंगी। और विवेक शिखा के भड़काने पर भड़क जाता है। शिखा जानती थी कि विवेक के भड़कने से उसके रास्ते में जो कांटा है, उसके अवैध संबंध की पोल खोलने का, वह भी हमेशा के लिए निकल जाएगा। और इसीलिए शिखा विवेक को साथ लेकर एक प्लान बनाती है और प्लान में उसका प्रेमी पवन भी रहता है। फिर मनीषा को 1 नवंबर 2023 को घर पर बुलाया जाता है और इस घर में मौजूद होता है पवन, क्योंकि वह शिखा का प्रेमी था और विवेक को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इन दोनों का अफेयर है। और फिर यह चारों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था, क्योंकि जैसे ही उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया तो वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद शिखा, उसका पति विवेक और उसका प्रेमी पवन तीनों मिलकर मनीषा का गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद एक सूटकेस का इंतजाम किया जाता है। यह सब सोच रहे थे कि अगर आसपास के इलाके में मनीषा की लाश को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को बहुत जल्दी इस घटनाक्रम के खुलासे में आसानी हो जाएगी, इसलिए कहीं दूर जाकर इस लाश को फेंक कर आते हैं। लेकिन सूटकेस का जब इंतजाम हुआ तो मनीषा के शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, मतलब कि उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है और तोड़कर उसे सूटकेस में फिट कर दिया जाता है। और फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार में उसकी बॉडी को रखा जाता है और रखने के बाद बागपत के सिसना गांव के कूड़ादान के पास पहुंच जाते हैं। उसकी जो 4 दीवारी थी, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी और उसी कूड़े घर में उस सूटकेस को डालकर उसके ऊपर में पेट्रोल डाल दिया जाता है। और जैसे वह पेट्रोल में आग लगती है तो बहुत तेज़ी के साथ जलने लगती है। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं, इसलिए वह बहुत ज़्यादा देर वहां पर रुकते नहीं है और कुछ देर के बाद वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। लेकिन वह गाड़ी और उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और गांव वालों को अगले ही दिन जब बदबू आती है तब तक वैसे तो शरीर ज़्यादा जल चुका था, लेकिन पुलिस को जब बताया गया, पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ने डबल गेम खेला, यानी कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो ना केवल उसकी इज्जत तार-तार होती है, बल्कि पूरे समाज को उसके नाजायज़ रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है। और यह भी पता चल जाता है कि विवेक करोड़ों की ज़मीन हथियाने के लालच में इस हद तक चला जाता है कि अपनी सगी बहन की हत्या कर देता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।